नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिक और पोएट टीएस एलियट के एक ऐसे आइडिया को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, जब हम पोएट्री के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि कविता तो कवि की पर्सनल फीलिंग्स का, उसके दुख का, उसकी खुशी का आईना होती है। बेसिकली एक पर्सनल डायरी जैसा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रेट पोएट्री का पर्सनल फीलिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है? हाँ, बिल्कुल। यही ज़रूरी और कह सकते हैं रैडिकल आइडिया टीएस एलियट ने अपने 1919 के फेमस ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में सामने रखा था। और बिलीव मी, इस एक ऐसे ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इसके गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था। तो एलियट अपने आर्ग्यूमेंट की शुरुआत कहाँ से करते हैं? वो एक बहुत ही कॉमन शब्द लेते हैं, ट्रेडिशन यानी परंपरा, और उसके मतलब को पूरी तरह से पलट देते हैं। उनके लिए ट्रेडिशन वो बिल्कुल नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। एलियट कहते हैं कि देखो, ट्रेडिशन कोई मरी हुई बीती हुई चीज़ नहीं है। ये कोई म्यूजियम का आइटम नहीं है, बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस है, एक जिंदा हकीकत। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि होमर के टाइम से लेकर आज तक जितने भी ग्रेट लिटरेरी वर्क्स लिखे गए ना, वो सब एक साथ एक साइमल्टेनियस ऑर्डर में एग्जिस्ट करते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आखिर एक पोएट इस ट्रेडिशन को हासिल कैसे करे? एलियट साफ कहते हैं कि ये विरासत में नहीं मिलती, कि आपके परिवार में कोई राइटर था तो आपको भी मिल जाएगी। नहीं, इसे पाने के लिए ग्रेट लेबर यानी बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए एक हिस्टोरिकल सेंस डेवलप करना पड़ता है, यानी इस बात को समझना कि पास्ट सिर्फ पास्ट नहीं है, बल्कि वो प्रेजेंट का भी हिस्सा है। और यहाँ आती है सबसे कमाल की बात। जब कोई नया ट्रूली ग्रेट आर्टवर्क बनता है ना, तो वो सिर्फ पास्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि वो पूरे पास्ट को थोड़ा सा बदल भी देता है। अच्छा, अब आते हैं उनके सबसे फेमस आइडिया पर। ये समझाने के लिए कि पोएट की पर्सनल लाइफ और फीलिंग्स का पोयम में कोई काम नहीं है, एलियट ने साइंस से एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी ली। एलियट कहते हैं, द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, द मोर कंप्लीटली सेपरेट इन हिम विल बी द मैन हु सफर्स एंड द माइंड विच क्रिएट्स। यानी एक आर्टिस्ट जितना बेहतर होता जाता है, जितना मैच्योर होता जाता है, उतना ही उसके अंदर का दुख झेलने वाला आम इंसान और आर्ट बनाने वाला क्रिएटिव दिमाग, ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहता। चलिए इस केमिकल रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो इमेजिन कीजिए, एक चेंबर है, उसके अंदर दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। आप मान लीजिए कि ये पोएट के पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस हैं। ओके, अब हम इस चेंबर में एक प्लैटिनम का तार यानी फिलामेंट डालते हैं। ये प्लैटिनम का तार है पोएट का दिमाग, उसका माइंड। जैसे ही प्लैटिनम अंदर जाता है, दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करके एक बिल्कुल नया कंपाउंड बना लेती हैं, सल्फरस एसिड। और ये सल्फरस एसिड ही हमारी पोएम है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस में प्लैटिनम का यानी पोएट के माइंड का रोल क्या था? देखिए, वो सिर्फ एक मीडियम था, एक रिसेप्टिकल, बस एक जरिया। उसने रिएक्शन को होने में मदद की, लेकिन वो खुद रिएक्शन का हिस्सा नहीं बना। रिएक्शन खत्म होने के बाद भी प्लैटिनम बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है, अनचेंज्ड। और इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, यानी हमारी पोएम, उसमें प्लैटिनम का एक भी अंश नहीं मिलता। पोएट की पर्सनालिटी पोएम से पूरी तरह से गायब है। इस एनालॉजी से एलियट एक बहुत ही शॉकिंग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि पोएट्री, जैसा हम सोचते हैं, इमोशन को एक्सप्रेस करने का नाम नहीं है, बल्कि ये इमोशन से एस्केप करने का नाम है, उससे बच निकलने का। इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें दो तरह के इमोशंस में फर्क करना होगा। एक तरफ है पर्सनल इमोशन, ये पोएट की अपनी निजी कच्ची फीलिंग्स है, मतलब उसका प्यार, उसका दुख, उसका गुस्सा। और दूसरी तरफ है आर्ट इमोशन, ये एक बिल्कुल नया इम्पर्सनल एहसास है, जो पोएट की पर्सनल फीलिंग्स को बस एक इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ पोएम के अंदर बनाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि एलियट का ये पूरा आइडिया उस वक्त की सबसे पॉपुलर लिटरेरी थ्योरी यानी रोमांटिक थ्योरी के बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा था। रोमांटिक थ्योरी जिसके सबसे बड़े चैंपियन थे विलियम वर्ड्सवर्थ। सर, इस टेबल को देखिए। वर्ड्सवर्थ के लिए पोएट्री का सोर्स क्या था? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी जबरदस्त एहसासों का अपने आप बह जाना। जबकि इलियट के लिए ये एक सोचा समझा एस्केप फ्रॉम फीलिंग्स है।
रोमांटिक्स का पूरा फोकस पोएट पर था, उसकी इंडिविजुअल फीलिंग्स पर, जबकि इलियट का फोकस पोएम और ट्रेडिशन पर है। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि पोइट्री का प्रोसेस है इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, शांति में फीलिंग्स को याद करना, और इलियट कहते हैं कि नहीं, ये तो एक केमिकल रिएक्शन जैसा है। और आखिर में सबसे बड़ा फर्क, रोमांटिक्स का गोल था एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करना, जबकि इलियट का गोल है एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को मिटा देना। तो इतने सारी बातों के बाद आप सोचेंगे कि इस पूरी थ्योरी का, इस सारे डिस्कशन का एक स्टूडेंट होने के नाते हमारे लिए क्या मतलब है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसका सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि एलियट के हिसाब से अगर आपको किसी पोएम को सच में समझना है तो पोएट की बायोग्राफी पढ़ने मत बैठ जाओ। उसकी लाइफ में क्या हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। असली तरीका है उस पोएम को पूरे लिटरेरी ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखना और उसे एनालाइज करना। क्योंकि इस थियोरी के अनुसार पोएट कोई क्रिएटर या जादूगर निर्माता नहीं है जो शून्य से कुछ बना देता है, बल्कि वो एक फाइनली परफेक्टेड मीडियम है, एक ऐसा साधन जिसे उसने मेहनत से परफेक्ट किया है और जिसके जरिए आर्ट और ट्रेडिशन खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ, सोचिएगा ज़रूर। अगर हम किसी भी कविता को पढ़ते वक्त कवि की जिंदगी को, उसके पर्सनल दुख सुख को पूरी तरह से भूल जाएं, तो ये हमारे पढ़ने के तरीके को, हमारे इंटरप्रिटेशन को कैसे बदल देगा। इंग्लिश लिटरेचर के ऐसे ही कॉम्प्लेक्स लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।